अभी आपने वास्तुशास्त्र के अनुसार दोष निवारण के लिए कुछ उपायों पर चर्चा की। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए एक जन सामान्य वास्तुशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार न्यूनतम कौन से उपाय अपना सकता है और लाभान्वित हो सकता है? देखिए, जहाँ तक जन सामान्य की बात है तो मैं ये कहूँगा कि अगर नया भवन बना रहे हैं तो यथासंभव अपने वास्तुविद से जानकारी ले लें और उन नियमों का अपने भवन निर्माण में पालन करें। कदाचित भवन बन चुका है तब एक समस्या खड़ी हो जाती है, तो उसमें हम यही कहेंगे कि तोड़ फोड़ वाला महंगा उपाय है। एक तो जो अपने रूम्स हैं, कमरे हैं, उन कमरों की स्थिति को देख के ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, वैज्ञानिक आधार जो वास्तु में एक है कि हम सारे मकान के प्लॉट में एक वर्ग बनाते हैं, आयत बनाते हैं, उसमें दिशा निर्धारण करते हैं और प्रत्येक कमरे में भी स्थान होता है। तो प्लॉट में सारे भवन के क्षेत्र में एक ब्रह्म स्थान हो गया, ईशान कोण हो गया, आदि आदि हो गए। फिर हर कमरे में वही स्थिति है और उस कमरे के मध्य में भी वही स्थिति है। पूजा के या चौकी बना रहे तो उसमें भी वही स्थिति है, माने प्रत्येक वर्ग में वही स्थिति समान रूप से है। तो मैं एक साधारण विचार दे सकता हूँ कि जैसे आप प्लॉट में जो नियम बना रहे हैं, अगर किसी कारण से आपके सारे भवन में वह नियम नहीं लागू हो पा रहा, मान लीजिए माने रसोई को लेकर बात चलती है, तो रसोई आपकी ऐसी दिशा में आ गई जो आपको ठीक लाभ नहीं दे रही है और तोड़ने की स्थिति में आ रहे हैं, तब हम ये कहेंगे कि जो आपका चूल्हा रखने का स्थान है वो अगर कहीं इधर उधर है तो उसको उसी रसोई घर में आप आग्नेय कोण में रख लीजिए, दक्षिण दिशा में रख लीजिए। तो ये एक उसका उपाय हम मान सकते हैं। मान लीजिए उसी प्लेटफॉर्म में चूल्हा भी रखा है, उसी प्लेटफॉर्म में प्रायः होता है, सिंक होती है और वहीं जल है, वहीं टोंटी लगी है नल की, तो वो क्रॉस करती है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बीच में एक दीवार बना दीजिए, तो उसका वर्ग अलग हो गया और उसका वर्ग अलग हो गया। तो अगर हम वर्ग के विचार को दिमाग में रखें, और आज के वास्तुविदों से मैं सलाह देना चाहूँगा कि वास्तव में इस तरह के नियम का पालन करें। और फेंग शुई भी एक ऐसी विद्या है, वो वास्तु से अलग नहीं है, वो भारत की ही देन ऐसा हम कह सकते हैं। आज भले ही उसको हम नहीं मान पा रहे हैं, पर अगला समय आएगा जब हम उसको शायद मान सकें। तो बात यह है कि इस तरह के हल्के नियम वो अपना सकते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, वास्तव में जहाँ तक ऊर्जा का प्रश्न है, ऊर्जा के लिए सबसे अधिक ताकतवर हमारे मंत्र हैं, और उन मंत्रों में अनेक मंत्र हो सकते हैं, पर गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में अब कोई संशय किसी को नहीं है। इसको हम सार्वभौमिक मंत्र मान सकते हैं। तो ऐसे मंत्र का उपयोग बखूबी इसमें कर सकते हैं। तो उस दोष के निवारण के लिए गायत्री मंत्र के साथ हर रंग का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक दिशा का अपना एक तत्व है, उसका एक देवता है, उसका एक रंग है। उस रंग का इस्तेमाल करके भी हम काम ले सकते हैं। उस रंग से गायत्री में लिख दिया, उसका उपयोग वहाँ कर लें। स्वास्तिक आदि ओम आदि चिन्हों का निरूपण करके हम उसका लाभ ले सकते हैं। और मान लो बहुत सारे भवन में या भूमि में हमें कोई दोष दिखाई दे तो बहुत अधिक लंबे ढंग से गायत्री जप कर सकते हैं और सूक्ष्म उसका पूजन विधान कर सकते हैं। वास्तु दोष विधान का निवारण एक विधान है, उसको भी कर सकते हैं। तो जिसमें पूजा पद्धति के द्वारा जो निवारण हो सकते हैं। अब पूजा पद्धति में अगर आप किसी महंगे उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो बहुत बड़ा विधान बता देगा, बहुत खर्चीला विधान बता देगा। ऐसे समय में अपने युग पुरुष परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से और अधिक ताकतवर विधान दिए हैं। उन पद्धतियों का हम लाभ ले सकते हैं। वो वास्तु निवारण में निश्चित रूप से लाभ पहुंचाते हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इसमें संशय नहीं है। अभी आपने वास्तुशास्त्र और उसके अंतर्गत दोष एवं दोष निवारण की चर्चा की और उसके उपाय भी सुझाए। तो क्या यह मान लिया जाए कि ऐसे दोषों का पाया जाना और उसके निराकरण के लिए उपाय करना ही सब कुछ है? इसमें व्यक्ति का कर्म कहीं संबंधित नहीं है इससे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कर्म प्रधान है या ये दोष और दोष निवारण की विधि प्रधान है। वास्तव में अपने शास्त्र, विज्ञान, दार्शनिक, ऋषि हमेशा कर्म प्रधान मानते रहे और कर्म प्रधान ही है। किसी ऊर्जा को पॉजिटिव करना, उसके नेगेटिव तत्व को नष्ट करना, ये भी कर्म में ही सम्मिलित है। लेकिन मान लीजिए हम ये कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में दोष निवारण कर देंगे तो सुख बढ़ जाएगा और दोष रहेगा तो सुख नहीं रहेगा, ऐसा पूर्णतः मानना ठीक नहीं है। ठीक तो यही है कि वो पति पत्नी दोनों किस ढंग से रहते हैं, माता पिता अपने बच्चों का कैसे निर्माण करते हैं, परिवार के सारे सदस्य आपस में सहकारिता से रहते हैं क्या, श्रम करते हैं क्या,
उनमें श्रमशीलता के गुण हैं क्या, विकास करने के लिए वो प्रगतिशील हैं क्या, ये सारी बातें भी महत्वपूर्ण हैं। तो हम ये कहेंगे कर्म ही महत्वपूर्ण है, ऐसा ना मान लें। हाँ, लेकिन फिर भी यूँ मान लीजिए जैसे साइकिल चलाने वाला तेज गति से साइकिल चला रहा है, गंतव्य की ओर बढ़ रहा है, तो कभी हवा नहीं चल रही है तो वो अपनी मेहनत से चलाएगा, कभी हवा विपरीत चल रही है तो और अधिक मेहनत से चलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके वायु का प्रवाह उसके पक्ष में होता है, तो जब वायु का प्रवाह पक्ष में होता है तो ताकत कम लगती है, गति तीव्र हो जाती है, श्रम कम करना पड़ता है, उसके थोड़े से कर्म का पूरा लाभ मिल जाता है। तो इसी तरह से इसको भी हम मान सकते हैं, कर्म तो प्रधान है ही, लेकिन ये जो दोष निवारण की बात है ये वायु के प्रवाह से इसकी हम गणना और तुलना कर सकते हैं।